कहानी का ये 9वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। द्वार पर बारात आ चुकी थी। मान को घोड़ी से उतार कर द्वार पूजा के लिए लाया गया। पूजन के बाद संजना की रिश्ते की सारी बहनों ने मान को द्वार पर ही रोक लिया। माहौल हंसी खुशी के साथ शोर शराबे का भी बना हुआ था। मान को देखकर सुधा जी के सारे रिश्तेदार संजना के नसीब की दाद दिए जा रहे थे। इस वक्त मान की खुशी देखते ही बन रही थी। इधर दूसरे रास्ते से मेकअप आर्टिस्ट की गाड़ियां फार्म हाउस से बाहर निकल रही थी। चेकिंग जाते टाइम भी होनी थी। एक एक कर सभी गाड़ियों को चेक करके बाहर की तरफ निकाल दिया गया। बाहर आते ही ड्राइवर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और तुरंत गाड़ी को तेजी से भगा दिया। द्वार पूजा के बाद सुधा जी संजना के मेकअप रूम की तरफ चल दी ताकि उसे वरमाला सेरेमनी के लिए बता सके और टाइम पर उसे वहां लाया जा सके। रूम में एंटर किया तो वहां कोई नहीं था। पूरा रूम खाली था। बाथरूम चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। वो वापस संजना के रूम की तरफ चल दी। कंट्रोल रूम में बैठी टीम के हेड वैभव की नजर स्क्रीन पर जमी थी। कोई भी वीडियो पहले उनकी नजरों से होकर गुजरता था, फिर वही आगे उसे टेलीकास्ट कर रहा था। अचानक से वो उठा और उसने मैन कनेक्शन ऑफ कर दिए। सारी स्क्रीन जो बाहर लगी थी और जिनमें बाकी न्यूज कनेक्ट थे, सब पर टेलीकास्ट रोक दिया गया। वो अपनी सीट से उठा और बाहर की तरफ भागा। भीड़ में विराज को ढूंढना मुश्किल था, पर उसे ही करना था। फोन इतने शोर में वो उठा नहीं रहा था, पर तीसरे कॉल पर उठा ली। बाहर अचानक सारी स्क्रीन ऑफ हो जाने से सबका ध्यान उस तरफ गया था, पर ये फिर कुछ ही सेकंड का था। सब शादी एंजॉय कर रहे थे, फोटो सेशन चल रहे थे, लोग एक दूसरे से मिलने और बातों में बिजी थे। सर आप प्लीज कंट्रोल रूम में चलिए, एक इमरजेंसी है। मैसेज मिलते ही विराज कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। वैभव भी वापस वहीं पहुंच गया। हाँ वैभव, क्या हुआ बताओ। आते ही विराज ने वैभव से कहा। सर ये देखिए। वैभव ने जो दिखाया उसे देखते ही विराज के होश उड़ गए। संजना और वंश इस वक्त शादी कर रहे थे और उसकी लाइव वीडियो चल रही थी। वो पास रखी चेयर को पकड़ कर बैठ गया। अपनी शेरवानी का ऊपरी बटन उसने खोला। उसे लग रहा था जैसे सांस आनी बंद हो रही है। उसी वक्त दिमाग में कुछ कौंधा। वैभव, अब कोई भी फुटेज या कोई भी पिक बाहर नहीं जानी चाहिए और तुम ध्यान रखना कि कोई भी बात यहाँ से लीक ना हो। और देखो कौन है जिसने ये सब किया है। ये वीडियो यहाँ कैसे चला वो भी लाइव। बाहर दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच घिरे मान की नजर भी उसी वक्त स्क्रीन पर गई थी। कुछ अजीब सा उसे भी लगा, पर उसी पल सारे स्क्रीन ऑफ हो चुके थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। उसका फोन शिवाय के पास था जो लगातार ब्लिंक कर रहा था। एक साथ काफी सारे मैसेज उस पर आ चुके थे। मान के दिमाग में वही सीन बार बार चल रहा था। संजना विवाह वेदी के आगे बैठी थी और उसके साथ बैठा व्यक्ति जो दूल्हे की ही ड्रेस में था, उसके सिर्फ घुटनों को ही देख पाया था जो कि संजना के साथ बैठा था। और उसी वक्त सब बंद हो गया था। ये सीन बार बार मान के दिमाग में चलने लगा था। उसे कुछ अजीब लगा था क्योंकि संजना तो अभी तक बाहर ही नहीं आई थी वरमाला सेरेमनी के लिए, तो फिर वेदी तक कैसे चली गई और वहां ऐसे कैसे बैठी है। सबके साथ हंसते बोलते मान का भी मन बेचैन हो रहा था, पर वह खुद को काफी कंट्रोल कर रहा था और सभी के साथ सामान्य तरीके से मिलने की कोशिशों में लगा था। शिवाय मेरा फोन देना, कुछ सोचते हुए उसने शिवाय से अपना फोन मांगा, पर शिवाय ने फोन देने से मना कर दिया। वो उसे देने से आनाकानी कर रहा था, पर मान ने सख्ती से मांगा तो निकाल कर दे दिया। वॉशरूम का बहाना बनाकर मान सबके बीच से निकल संजना के रूम की तरफ चल दिया। साथ में उसने अपने फोन को ऑन कर आने वाले मैसेज भी निकाल कर देखने लगा। संजना के रूम के बाहर ही मान के कदम रुक गए। फोन में काफी सारी वीडियो मैसेज आए थे। एक देखते हुए ही मान के कदम रुक गए। मान के हाथ गुस्से से कांपने लगे थे। संजना वंश की बाहों में लेटी थी और वंश उसकी कलाई को सहला रहा था, जिसमें मान का दिया वही ब्रेसलेट था जो उसने संजना को उसके बर्थडे वाले दिन दिया था। संजना के हाथ को सहलाते हुए वंश पूरी तरह संजना के चेहरे पर झुक रहा था। शर्टलेस वंश की पीठ को संजना के हाथ सहला रहे थे।
साफ दिख रहा था कि वो भी पूरा पूरा साथ दे रही थी वंश का। मान का दिल दहल गया ये देखकर। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दिमाग जैसे सुन हो गया था। इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। धक्का मारकर उसने संजना के कमरे का गेट खोल दिया। कमरे में पहले से ही विराज के साथ सुमेर जी और रघुवीर जी मौजूद थे। सुधा जी हाथों से अपना सिर पकड़े एक कोने में बैठी थी और बुरी तरह रो रही थी। साथ में सरस्वती जी भी बैठी थी। कमरे में शमशान सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गुस्सा परेशानी सबके चेहरे पर मौजूद थी। सरस्वती जी परेशान स्वर में बोली, ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ संजना ने। दिल में कुछ था तो पहले ही कह देती। हमने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना उसके साथ। सरस्वती जी की बात सुनकर सुधा जी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और सरस्वती जी के आगे हाथ जोड़ दिए। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सबकी नजरें मान पर ठहर गईं और उसका हाल देखकर सबके पहले से परेशान दिल कांप उठे। मान मेरे बच्चे! उसका हाल देखकर सरस्वती जी मान की तरफ लपक कर गई। विराज ने आगे आकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और मान से बोला, यहाँ क्या कर रहा है तुझे तो सबके साथ? विराज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मान ने अपने हाथ में पकड़ा फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। फोन पर चल रही बाकी सभी वीडियोस वैसी ही थी, जिनको देखकर विराज ने अपनी आंखें मींच ली और फोन सुधा जी की तरफ बढ़ा दिया। सुमेर जी और रघुवीर जी की नजर भी उन वीडियो पर पड़ चुकी थी और संजना को वंश के साथ में देखकर वो सारा माजरा समझ चुके थे, पर दिल में पछता भी रहे थे कि कैसे उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई। उनकी नाक के नीचे ये खेल खेला जा रहा था और साथ वो लड़की दे रही थी जिसको वो अपने घर की इज्जत बनाने जा रहे थे। धोखा बर्दाश्त के बाहर दिया था संजना ने। विराज के मोबाइल में संजना वंश के साथ वेदी के आगे बैठी थी। देखकर कोई भी कह सकता था कि ये शादी हो रही है। वंश उसे मंगल सूत्र पहना रहा था और शातिर मुस्कान के साथ उसने कैमरे की तरफ देखा जैसे जानकर दिखा रहा हो। उसी वक्त मान के मोबाइल पर मैसेज आया। दोनों मोबाइल सुधा जी के आगे पड़े थे और वो अपना सिर झुकाए लगातार रो रही थी। कैसा लगा शादी का तोहफा? मान प्रताप सिंह शेखावत। मैसेज पढ़ते ही मान ने अपना सेहरा उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे अपनी बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने संजना पर अंधा विश्वास किया। बहुत कुछ उसके जहन में चल रहा था। गुस्से से कांपते मान ने अपने हाथ को सामने लगी कांच पर दे मारा और एक ही बार में वो चकनाचूर हो गया। विराज और सुमेर जी उसे रोकने आगे बढ़े, तब तक उसने अपने सिर को दूसरे कांच पर दे मारा। वो भी चकनाचूर हो गया और साथ में मान का सिर भी लहूलुहान हो चुका था। माथे से निकलता खून चेहरे पर आ गया और हाथों से टपकता खून जमीन पर गिरने लगा। सुधा जी और सरस्वती जी भी डर कर मान की तरफ भागी ताकि उसे पकड़ सके। मान, संभालो खुद को, इस तरह खुद को कमजोर नहीं करते बेटा। रघुवीर जी ने मान को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। विराज और सुमेर जी ने भी मान को घेर रखा था ताकि वो गुस्से में और कुछ ना कर बैठे। मान आखिर दिल हार कर रो ही पड़ा। ये धोखा हम कभी नहीं भूलेंगे। शेखावत परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सजा उस ठाकुर को जरूर मिलेगी। रघुवीर जी की आंखों से इस वक्त अंगारे बरस रहे थे। सुमेर जी गुस्से में बोले, पीठ में छुरा घोंपा है इस लड़की ने उस ठाकुर के साथ मिलकर। ये सब सोची समझी चाल है, वरना तो ये शादी के लिए पहले भी मना कर सकती थी। शादी के वक्त भागकर इसने हमारी इज्जत उछालने की पूरी कोशिश की है। सुमेर जी भी अब गुस्से में फुंकार रहे थे। वो इतनी आसानी से गुस्सा नहीं करते थे। उनका खुद पर बहुत कंट्रोल था, पर आज हर बात कंट्रोल के बाहर की थी। पर उसकी ये चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। उसने हमारे बच्चे का दिल दुखाया है, उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। पहले तो हम उसकी ये चाल ही नाकाम करेंगे। शेखावत परिवार की बारात कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटी है और आज भी नहीं जाएगी। समाज में हम अपनी पगड़ी उछालने नहीं देंगे। शादी तो होकर रहेगी,
रघुवीर जी ने गुस्से से जबड़ा भींचते हुए कहा। तो गुस्से से कांपते मान ने कहा, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। कहकर मान ने खुद को उनसे दूर किया और सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दीवार से टेक लगा ली, क्योंकि अभी भी गुस्से से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। सुमेर जी ने आकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। रघुवीर जी दृढ़ आवाज में बोले, वो तो आज आपको करनी ही पड़ेगी। ये परिवार की इज्जत का सवाल है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे ही कोई आए और हमारी इज्जत को अपने पांव के नीचे रौंद कर चला जाए? रघुवीर जी ने मान के सामने खड़े होकर पूछा, पर मान को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रघुवीर जी आगे बोले, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। बाहर किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। विराज परेशानी से बोला, पर दादू, ये शादी अब होगी कैसे, बिना लड़की के? विराज ने पूछा। तो सभी ने रघुवीर जी की तरफ देखा, जो खुद भी इसी चिंता में खड़े हल ढूंढ रहे थे कि तभी वापस दरवाजा खुला। सामने धारा खड़ी थी। उसे देखते ही रघुवीर जी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत धारा के पास आए और उसे कमरे के अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया। धारा की आंखें मान पर ही जमी थी। उसकी हालत देखकर वो पलक भी नहीं झपका पा रही थी। शाम को जो इंसान सज धज कर घोड़ी चढ़ा हो, उसकी ये हालत देखकर धारा की आंखें हैरत से फैली थी। ये सब धारा से बोला भी नहीं जा रहा था। कहते हुए भी उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। सुमेर, विराज, तुम लोग बाहर जाओ। इस वक्त वहां कोई भी घर का सदस्य नहीं है। जैसे पहले थे वैसे ही सबसे मिलना। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। रघुवीर जी के समझाने पर विराज बाहर की तरफ चल दिया, पर सुमेर जी के कदम नहीं बढ़े। वो मान को बाहों में पकड़े खड़े थे, जो इस वक्त लहूलुहान हुआ खड़ा था। और उससे भी ज्यादा उनको चिंता थी उसके अंदर चलने वाले तूफान की। हौसला रखो सुमेर, ये समय समझदारी से काम लेने का है। फिलहाल जो मुसीबत आई है उसको हम सब ने मिलकर दूर करना है। बाहर जाओ, सबको देखो, वरना बातें बनने लगेंगी। रघुवीर जी के समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से वो मान को छोड़कर बाहर गए। धारा, सुमेर जी के पीछे जाती धारा को रघुवीर जी ने पीछे से आवाज लगाकर रोक लिया और कमरा बंद कर लिया। इधर बाहर मेहमानों से भरे गार्डन में चारों तरफ लगी चेयर पर काफी सारे मेहमान पहले से ही बैठ चुके थे। खास कर विदेशों से आए वो मेहमान जिनको इंडियन कल्चर की शादी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो सभी फेरों की रस्म को देखने के लिए उत्साहित थे। सभी का ध्यान पंडित जी के मंत्रोच्चारण पर था, जिनकी ध्वनि इस वक्त पूरे फार्म हाउस के चारों तरफ गूंज रही थी। अब सबको दूल्हा दुल्हन का बेसब्री से इंतजार था। कलावती जी का ध्यान अब गया था कि काफी देर से उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दूर परिणीता दिखी, जो अपने मायके से आए मेहमानों से बात करने में और उनके साथ पिक लेने में बिजी थी। पास खड़े वेटर से उन्होंने परिणीता को अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, सब किधर है परिणीता? बहुत देर से कोई दिख नहीं रहा। कलावती जी के पूछने पर परिणीता ने भी अब इस बात पर ध्यान दिया और चारों तरफ नजर दौड़ाई तो विराज आता दिख गया और उसके पीछे ही सुमेर जी भी किसी से मिलते बात करते नजर आ गई। परिणीता बोली, वो रही दादी बुआ। उसने विराज की तरफ उंगली से इशारा करके कलावती जी को दिखा दिया। पीछे ही सुमेर जी भी दिख गए। दोनों को देखकर कलावती जी को थोड़ी तसल्ली हुई थी। वो और कुछ पूछती उसके पहले ही परिणीता किसी और से बातें करने में व्यस्त हो गई। तूने तो कहा था कि तू किसी से हमको मिलवाएगा। अपनी फैमिली के साथ आकर बैठे शिवाय की मम्मी ने जब उससे पूछा तो शिवाय ने परेशान होकर एक बार फिर सब तरफ देखा। धारा दिख नहीं रही थी। एकदम से कहाँ गायब हो गई समझ नहीं आ रहा था। शिवाय चारों तरफ देखते हुए बोला, मिलते ही सबसे पहले अब आपसे ही मिलवाऊंगा। सुबह से यही कह रहा है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। शिवाय की मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। शिवाय अपनी मम्मी को देखकर बोला, सॉरी मॉम, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर अब पक्का प्रॉमिस दिखते ही सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। माँ को मनाते हुए शिवाय ने सामने देखा, पर धारा अब भी कहीं नहीं दिख रही थी। मान भी काफी देर से वापस नहीं आया था। सभी से मिलते बातें करते सुमेर जी की नजरें सामने ही टिकी थी।
चेहरे पर मुस्कान सजाए वो सभी से बड़ी जिंदा दिली से मिल रहे थे। पर अभी दिल का जो हाल था वो वही जानते थे। अंदर ही अंदर बेचैनी उन पर हावी हो रही थी। कलावती जी सुमेर जी से बोली, सुमेर बेटा, भाई साहब भाभी साहब किधर हैं? मान भी नहीं दिख रहा। हो क्या रहा है? सब यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं और तुम सब गायब हो। दुल्हन की माँ किधर है? वो भी नहीं दिख रही। कलावती जी भी अब सबको ना पाकर परेशान होने लगी थी। सुमेर जी बोले, सुधा की तबीयत खराब हो गई थी तो सब वहीं रुक गए। आप चिंता मत कीजिए, बल्कि सबसे बात करते रहिए ताकि किसी को देरी होने का एहसास ना हो। सुमेर जी ने जैसे तैसे उनको समझाया। शादी में अक्सर ऐसा हो जाता है। और सुचेत जी भी अब नहीं थे। सुधा जी की परेशानी समझ कलावती जी ने देरी होने का यही कारण समझा। काफी देर हो गई थी, सभी पूछने लगे थे। परेशान होकर विराज रघुवीर जी को फोन लगाने ही वाला था कि सामने से वो आते दिखे। साथ में मान भी था। उसका पूरा चेहरा सेहरे से कवर हो रखा था। उनको देखते ही विराज भी उनके पास आ गया। थोड़ी तसल्ली हुई थी उनके साथ मान को देखकर। सुमेर जी भी पास आ गए थे। मान को रघुवीर जी ने विवाह की वेदी पर बैठा दिया और सुमेर जी की तरफ देखकर आंखों के इशारे से ही तसल्ली दी, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। विराज मान के साथ ही पास में बैठ गया। पंडित जी आगे के विधान के मंत्र पढ़ने लगे। वधु को बुलाइए का आदेश पंडित जी से मिलते ही विराज ने रघुवीर जी की तरफ देखा। वधु भी आ रही है, आप पूजा जारी रखिए, पंडित जी से बोलकर रघुवीर जी ने फोन लगाया। कुछ ही देर में सुधा जी दुल्हन को पकड़े विवाह मंडप की तरफ बढ़ रही थी। उनके उतरे हुए उदास चेहरे को देखकर सभी ने उसे बेटी की विदाई का गम समझा। होता भी यही है। अक्सर बेटियों की शादी में हर रस्म के वक्त माता पिता भावुक हो जाते हैं। बड़ी ही एहतियात से दुल्हन को लाया जा रहा था। पूरी तरह से घूंघट में ढकी दुल्हन को लाकर मान के साथ बैठा दिया गया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मान ने एक नजर साथ बैठी अपनी दुल्हन पर डाली, जो चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। वरमाला के लिए पंडित जी ने दोनों को खड़ा किया और बड़ी ही शालीनता से दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी और वापस वेदी पर बैठ गए। सभी रस्में विधिवत हो रही थी। फेरों के लिए दोनों को खड़ा करके सप्तपदी की सारी कस्में दिलाकर दोनों के फेरे शुरू हो चुके थे। हाथ पकड़े मान ने सातों फेरे लिए और पंडित जी की बताई सारी बातों को सुनते हुए अपनी होने वाली पत्नी से हमेशा साथ देने के सातों वचन भी दिए। शिवाय सामने बैठा सारी रस्मों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मुस्कान चेहरे पर कायम थी। पंडित जी के आदेश पर मान ने मांग भरकर मंगल सूत्र भी पहना दिया। शादी संपन्न हो चुकी थी और इस वक्त इस शादी का टेलीकास्ट सभी चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। विराज की निगरानी में ये वापस शुरू करवाया गया था। आदेश रघुवीर जी का था। टीवी के सामने बैठी वैदेही और कावेरी जी भी शादी की पूरी रस्मों को देख रही थी। उनकी नजर धारा को भी ढूंढ रही थी, जो इस वक्त कहीं भी नहीं दिख रही थी। अब सो भी जाओ, काफी रात हो चुकी है, मयंक जी ने कहा, पर कावेरी जी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका पूरा ध्यान अब दुल्हन की विदाई पर था। मान के साथ जाती दुल्हन शगुन के चावल अपने सिर के ऊपर से उछालती सुधा जी की झोली में फेंक रही थी और आंसू बहाती सुधा जी उन चावलों को अपने दामन में समेटती हुई पीछे पीछे चली जा रही थी। सभी इस वक्त बहुत भावुक थे। टीवी पर नजर गड़ाए बैठी कावेरी जी की आंखों से भी आंसू की कुछ बूंदें निकल गई, जिसको उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। इधर संजना वंश के साथ थी। वंश, हमने शादी क्यों नहीं की? इतनी सारी वीडियो शूट किए, पिक भी ली, पर फिर शादी क्यों नहीं की? संजना असमंजस में थी। वह अभी पूरी तरह दुल्हन के रूप में खड़ी थी, पर पूरी तरह दुल्हन बनी नहीं थी। शादी का पूरा सेटअप लगा हुआ था। मंडप था, अग्निकुंड था, पर और कुछ नहीं था। न शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदार, न शादी करवाने वाला पंडित। था तो सिर्फ एक फोटोग्राफर जो उनकी हर एंगल से फोटो और वीडियो शूट कर रहा था। वो भी अब जा चुका था अपना काम करके। पूरे सुनसान से बंगले में अब सिर्फ वंश था और उसके साथ संजना थी। एक कर्मचारी था जो साइड में बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था
बस बीच बीच में अपनी गर्दन उठाकर उन दोनों को देख लेता। बंगले के बाहर गेट पर दो चौकीदार बैठे थे। इतना सुनसान सा माहौल देखकर संजना को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। पहले ही वो अपनी शादी से भागकर आई थी, अपनी माँ, अपने परिवार को रुसवा करके। दिल पहले ही बेचैन था, अब और भारीपन महसूस होने लगा। उसने दोबारा पूछा, बताओ ना वंश, हमने शादी क्यों नहीं की? कर लेंगे शादी, इतनी जल्दी क्या है? लापरवाही से कहते हुए उसने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच फंसा ली। संजना हैरानी से बोली, जल्दी? तुम्हें पता नहीं है क्या? क्यों जल्दी है? आई एम प्रेग्नेंट। मैंने पहले ही कहा था कि शादी कर लेते हैं, पर पता नहीं तुम पर कौन सा भूत सवार था कि उसी दिन भागना था मुझे। भरी शादी से कैसे निकल कर आई हूं मैं, और वहां मम्मी का भी पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। संजना का गला रुंध गया, कहते हुए आंखों से आंसू भी बहने लगे। देखो वंश, तुमने जो कहा मैंने वो सब माना है, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे प्यार की खातिर। पर अब ये हमारा बच्चा है, तुम्हें अब इसके लिए भी सोचना होगा। मुझे अभी शादी करनी है तुमसे, बुलवाओ पंडित जी को। संजना जिद करते हुए बोली। वंश गुस्से में बोला, दो पैसे की अकल नहीं है तुम में? डॉक्टर हो पर खुद को संभालना नहीं जानती हो क्या? बच्ची हो क्या जो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होकर बैठ गई? मैंने मना किया था ना कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, ख्याल रखना था ना तुम्हें। और मैं अभी शादी नहीं कर सकता, पहले ही कह दिया था। और तुम्हारे लिए बस इतना कर दिया कि तुम्हारी शादी उस शेखावत से नहीं होने दी। यही चाहती थी ना तुम? मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है तुम्हारी खातिर, और तुम्हें शादी की पड़ी है। संजना उसे हैरान नजरों से देख रही थी। पर ये पर ये बच्चा इसे। संजना की आंखों से आंसू बह निकले। वंश लापरवाही से बोला, अबॉर्शन करवा लो। वंश ने बड़ी सहजता से ये बात कह दी, पर संजना का तो चेहरा सफेद पड़ गया। दिल में अजीब सी टीस उठी। वंश का आज अलग ही रूप दिख रहा था उसे। वो मोहब्बत जिसकी खातिर वो सबको रुसवा करके आई थी, वो आज नदारद थी। संजना रोते हुए बोली, अब नहीं हो सकता, टाइम ज्यादा हो चुका है, तुम समझते क्यों नहीं? संजना के आंसू देखकर वंश थोड़ा शांत पड़ गया। अच्छा ठीक है, तुम ये रोना बंद करो पहले। वंश ने संजना की तरफ घूमकर उसकी आंखों से आते आंसू पोंछ दिए और बोला, इतने दिनों बाद मिली हो और देखो आज कितनी सुंदर लग रही हो। उंगलियों से चेहरा ऊपर कर वंश संजना का रूप निहार रहा था। सच में आज अप्सरा सी लग रही थी वो। वंश ने अब ध्यान दिया और उसका मन मचल उठा। अंदर चलो, बाहर ज्यादा हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। संजना को अपनी बाहों में भरकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा वो, पर संजना अपनी जंघें से नहीं हिली। वंश उसकी मंशा समझ गया। अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद कर लेते हैं शादी। डैड भी आ जाएंगे तब तक अमेरिका से, ठीक है ना? अब तो चलो चले अंदर। अब क्या उठाकर लेकर जाऊं? वंश ने संजना का दिल बहलाने के लिए ये बात कही, पर संजना पर कोई असर नहीं था। वंश बोला, मैं डैड के बिना कैसे शादी करूंगा? समझती क्यों नहीं हो तुम? आज पहली बार संजना ने वंश का थोड़ा सा विरोध किया। मैं भी तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई हूं ना तुम्हारे पास। वंश बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी तैयार नहीं थी, पर मेरे डैड को तुमसे कोई एतराज नहीं है। वो कब से तुम्हारे लिए मुझे परमिशन दे चुके हैं, बल्कि वो तो तुम्हें अपनी बहू ही मानते हैं। अब अच्छा लगेगा हम इस तरह चुपचाप शादी कर ले तो? उनके भी अरमान है यार, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। संजना की नजर वंश के चेहरे पर ही टिकी थी। देखो तब तक सुधा आंटी को भी मना लूंगा, खुद उनसे जाकर भी लूंगा। अब तो उनको मानना ही पड़ेगा। दोनों के पेरेंट्स साथ होंगे तो अच्छा लगेगा ना? इस बार संजना ने हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जता दी। वंश खुश हो गया। गुड गर्ल, चलो अब अंदर। वंश संजना को लेकर अंदर चला आया, जहां हॉल में बड़ा सा एलईडी लगा था और न्यूज चल रही थी, जिस पर अब मान की शादी लाइव दिखाई जा रही थी। दोनों की नजरें उस तरफ गई। मान फेरे ले रहा था। सब कुछ सामान्य तरीके से हो रहा था। पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहा था। ये सब देखकर वंश की मुट्ठियां भींच गई। वह अपने जबड़ों को मसलते हुए टीवी स्क्रीन को खोल रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जिस शादी को बर्बाद करने के लिए उसने इतने पापड़ बेले, वो कैसे संपूर्ण हो रही है। बल्कि जो वीडियो उसने वहां टेलीकास्ट करवाए थे,
उनमें संजना को किसी और से शादी करते देखकर दुल्हन के भागने की खबर आग की तरह फैलनी चाहिए थी और सब जगह शेखावत खानदान के नाम पर थूथू होनी चाहिए थी। वो हैरान था अपने किए पर पानी फिरते देखकर और शेखावत खानदान को हंसी खुशी शादी की रस्मों में शामिल देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटने लगे। मान को भेजी वीडियो से तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उसे देखकर पूरी तरह टूट जाएगा और वंश के साथ संजना को देखकर पूरी तरह से जलील महसूस करेगा। विजेंद्र ठाकुर से माफी जो मंगवाई थी मान ने, उसका बदला भी तो लेना था। पर ये सब क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं संजना सुधा जी को देख रही थी जो दुल्हन के बिल्कुल पास बैठी थी जैसे वो उसी के पास बैठी हो, पर चेहरे पर उदासी दिख रही थी। संजना की आंखें भी भीगने लगी, पर उसे रोते देखकर वंश का पारा और हाई हो गया। वो गुस्से में बोला, क्या हर वक्त रोती रहती हो? जब से आई हो रो रो कर मनहूसियत फैला रखी है। उसका गुस्सा अब संजना पर निकल रहा था। उसे अपने पिता की चिंता थी जिनके लिए उसने ये सब किया था और इस बार भी सारा प्लान फेल हो चुका था। पर उसके इस तरह चिल्लाने पर संजना ने उसे हैरत से देखा। आज जैसा वंश तो उसने कभी देखा ही नहीं था। संजना उसे हैरान नजरों से देखकर बोली, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? अब तो संजना से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर वंश का फोन बजने लगा। फोन में डैड लिखा देखकर गुस्से में कुछ ना बोलकर संजना को उसके बाजू से पकड़ा और खींचकर कमरे में ले गया और अंदर धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। संजना उसके व्यवहार से बुरी तरह आहत हो चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो गलती नहीं, उसे गुनाह लग रही थी। वो दरवाजा पीटते हुए बोली, वंश दरवाजा खोलो वंश। काफी देर तक भी दरवाजा नहीं खुला तो रोते हुए संजना उसी कमरे के बेड पर बैठ गई। शांति से वंश का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बातें याद आ रही थी। अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ वो कर रही थी, इसका उसे एहसास हो चुका था। इधर सुमेर जी के फार्म हाउस पर विदाई के बाद गाड़ियां फार्म हाउस से निकल चुकी थी। मान के साथ बैठी धारा ने अब जाकर अपना घूंघट हटाया था। घबराहट होने लगी थी उसे। भारी भरकम चुनर के बोझ से गर्दन पे दुखने लगी थी। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने धारा की नजर सामने लगे फ्रंट मिरर पर पड़ी। शाम तक भी उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। परिणीता भाभी के कहने पर वो संजना के रूम तक गई थी और क्या से क्या हो गया। अपने मंगलसूत्र को देखती धारा की निगाहें अपने पास बैठे वजूद पर गई जो इस वक्त उससे पूरी तरह बेगाना था। मानसिक से अपना सिर टिकाए आंखें मुंह दे बैठा था। इस वक्त पास बैठी धारा से उसे कोई मतलब नहीं था। भावहीन सा था वो, आंखें मुंह दे पता नहीं किन सोचों में गुम था। बंद आंखों से भी उसकी आंखों की पुतलियां घूमती दिख रही थी जो उसके दिल में चलने वाली बेचैनी को बयां कर रही थी। पहले ही धारा उसका वो हाल देख चुकी थी और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मान से कुछ पूछ भी सके। वैसे भी अब तो उसने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। रघुवीर जी और सरस्वती जी के जुड़े हाथ देखकर वो बेबस हो गई थी। इतने दिनों से वो उनके घर में रह रही थी। एक मामूली एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने मुसीबत के वक्त उसे पनाह दी थी और पूरे मान सम्मान के साथ घर में रखा था। उनकी शान और शौकत वो देख चुकी थी। किसी के आगे ना झुकने वाले वो इंसान आज उसके आगे हाथ जोड़े खड़े थे। चाहते तो अपने एहसान के बदले भी उससे ये सब करवा सकते थे, पर उन्होंने इसके लिए धारा को मजबूर ना करके उससे मदद मांग रहे थे और बदले में उन्होंने जिंदगी भर धारा को मान के साथ अपने घर की बहू मानने का वादा किया था। साथ ही उसके सभी अधिकार भी उसे मिलेंगे जैसे परिणीता के थे घर में। सरस्वती जी ने जी जान लगाकर पहले धारा और फिर मान को इस शादी के लिए मनाया था। उन दोनों के हाँ कहते ही सबसे पहले रघुवीर जी ने अपनी फैमिली डिजाइनर से, जो कि शादी में ही मौजूद थी, उससे जल्दी से जल्दी उसके शोरूम का सबसे अच्छा लहंगा ड्रेस मंगवाने को कहा। उसने अपने असिस्टेंट से 15 मिनट में लहंगा ड्रेस मंगवा दिया। साथ ही रघुवीर जी ने ज्वेलर्स को फोन करके सबसे महंगी और डिजाइनर ज्वेलरी मंगा ली। इतने लहंगा और ज्वेलरी आई, इतने सरस्वती जी ने एक मेकअप आर्टिस्ट से
धारा का मेकअप दुल्हन के अकॉर्डिंग करवा दिया। ये सब कुछ 20 से 25 मिनट में ही करना था, तो मेकअप आर्टिस्ट ने जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया। इतने मेकअप हुआ ही था कि ड्रेस आ गई और ड्रेस पहनकर धारा दुल्हन के रूप में तैयार थी। फिर सरस्वती जी ने धारा का लंबा सा घूंघट डाल दिया। लहंगे का दुपट्टा इतना हैवी वर्क का था कि धारा का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। सरस्वती जी ने धारा को समझा दिया था कि घूंघट डालकर ही रखना है। तब तक रघुवीर जी ने मान के हाथ और माथे पर आ रहे खून को साफ करके दवाई लगा दी थी। शुक्र था कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी और खून आना भी बंद हो चुका था। उन्होंने मान के सिर पर फिर से सेहरा सजा दिया और उसे अच्छी तरह समझा बुझा दिया। फिर वो मान को लेकर बाहर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद उनका फोन आया तो सुधा जी, जो सब कुछ अपनी आंखों से होते देख रही थी और अपनी बेटी की जगह धारा को दुल्हन के रूप में देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू का सैलाब रुक नहीं रहा था। अपनी बेटी की कमकली पर आज उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उस कोयले के लिए वो हीरे को छोड़कर भाग गई थी। न अपने पापा की इज्जत का ख्याल किया, न अपनी माँ का कि वो कैसे अब सबके तानों और लोगों की घोरती आंखों का सामना करेंगी। उस बेवकूफ लड़की ने अपने हाथों अपनी किस्मत फोड़ ली थी। इस परिवार की बहू बनने का सपना उन्होंने देखा था, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पर उनकी बेटी को सब कुछ थाल में रख कर परोसा जा रहा था। फिर भी वो नालायक उसे ठोकर मारकर चली गई। घूंघट करने के बाद सरस्वती जी ने सुधा जी के साथ धारा को बाहर जाने के लिए कहा, तो सुधा जी ने अपने आंसू पोंछे और धारा को पकड़कर बाहर ले आई। जो काम जो रस्में उन्हें अपनी बेटी के लिए करनी थी, अब वो सब कुछ उन्हें धारा के लिए करना था। उन्होंने अपने आंसू तो पोंछ लिए थे, पर आज उनका दिल रो रहा था और अपनी बेटी की बदकिस्मती पर अफसोस करने के अलावा अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। इतना समझाया उन्होंने संजना को, पर जिसकी किस्मत में ठोकरें खाने लगी हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है। मान की शादी अब संजना की तरह धारा से हो चुकी थी। सब कुछ बदल गया था। धारा गाड़ी में बैठी सब कुछ याद कर रही थी। कैसे कुछ घंटों में ही उसकी जिंदगी में क्या से क्या घटित हो चुका था। अब उसे अपने घर वालों की याद आ रही थी। कैसे वो उन सबको बताएगी कि उसने शादी कर ली थी, और ये सुनकर क्या रिएक्शन होगा सबका। धारा ने गहरी सांस ली और विंडो से बाहर देखने लगी। आंखें मूंदे बैठे मान ने झटके के साथ आंखें खोली। ऐसी में भी उसके माथे से पसीना बहता हुआ कनपटी को भिगो रहा था। अपने हाथों को चेहरे पर फेरकर मान ने सामने देखा। आंखें जलकर लाल हो रखी थी। कब से लावा दिल में दबाकर बैठा था। आंखें बंद करते ही वही सब आंखों के आगे घूमने लगा। संजना वंश की बाहों में दिखी और मन नफरत और घिन से भर उठा। गुस्से में मान ने अपने बालों में हाथ फेरा। मन में बेचैनी भरी हुई थी। सांस लेना भी जैसे मुश्किल हो रहा हो। इतना बड़ा धोखा। न जाने कब से संजना उसके साथ ये खेल खेल रही थी। आंखों की कोर गिरी हुई। मान के सीने से निकलती ठंडी सांस की आधी आवाज से उसकी बेचैनी मालूम हो रही थी। उसके बस में होता तो ना जाने आज कितना ही विनाश कर डालता। पर बस रघुवीर जी के समझाने से, बहुत कोशिशों से उसने खुद को रोका था। और समझाया क्या, हाथ ही जोड़े थे उन्होंने मान के सामने, ताकि वो कुछ वक्त तक रुक जाए और वंश के इरादों पर पानी फिर सके। घर की इज्जत भी तो दांव पर लगी थी। आज बहुत कुछ सहन किया था शेखावत परिवार ने, वरना आग तो बाकी तीनों के दिलों में भी लगी थी। पास बैठी धारा का पूरा ध्यान मान पर था। वैसे थे तो दोनों ही परेशान, पर मान का हाल देखकर धारा खुद को भूले जा रही थी। क्या करें उसे समझ नहीं आ रहा था। सर, धारा ने हौले से मान को आवाज लगाई। मान को अब एहसास हुआ कि बगल में कोई बैठा भी है। उसने गर्दन घुमाकर धारा को देखा। पानी। धारा ने पानी की बोतल मान की तरफ बढ़ाई, पर मान की गहरी नजरें अब धारा पर ही थी। पानी की बोतल नहीं ली, बस उसे देखता रहा। धारा को उलझन होने लगी। उसके दिल में उठती नफरत अब आंखों से दिखने लगी थी। धारा से बिना बोतल लिए मान ने वापस नजरें फेर ली और सामने देखने लगा। मान की आंखों में क्या था, धारा समझ नहीं पाई। बस इतना ही समझ आया कि प्यार तो बिल्कुल नहीं था, ना ही कोई अपनापन जो पहले दिखता था। गहरी सांस लेकर धारा ने पानी की बोतल वापस रखी।
अब इस नए रिश्ते को वो कैसे संभालेगी जिसके होने की उसने केवल कल्पना मात्र ही की थी। मान अच्छा लगने लगा था उसे, लेकिन उसे अपनी हैसियत का भी पता था कि उसकी पहुंच से बहुत दूर है वो, और उसके सच होने की कोई उम्मीद नहीं, ये उसे पता था। पीछे आती गाड़ियों में पूरा परिवार साथ ही आ रहा था। घर की महिलाएं पहले ही पहुंच चुकी थी दुल्हन के स्वागत के लिए। यह स्वागत कुछ ज्यादा ही धूमधाम से होना था, और इसकी तैयारी सुमेर जी ने पहले से ही करवानी शुरू कर दी थी। कुछ मीडिया हाउस को भी परमिशन दी थी इस बार ये सब शूट करके प्रसारित करने के लिए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सरस्वती जी हवेली के अंदर का सारा इंतजाम देखकर तैयार थी, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान के साथ। जो हुआ सो हुआ, अभी तो घर में लक्ष्मी आ रही थी जिसका उन्हें खुले और प्रसन्न दिल से स्वागत करना है, ताकि आगे मान की जिंदगी खुशहाल रहे। फिर आगे जो भी होने वाला था उसको भी संभालना था। कलावती जी की उनको ज्यादा चिंता थी, जो इस वक्त उनके साथ ही थी और परिणीता को कुछ समझा रही थी। सुरेखा जी और सौम्या भी साथ थे, पर सुरेखा जी थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी थी। विराज की शादी पर तो फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत रस्मों में साथ दिया था, पर मान के समय तो उसके सामने जाने से भी उनको डर लगने लगा था। हवेली के मेन गेट पर ही गाड़ियां रोक दी गई थी, और सुमेर जी ने सरस्वती जी को बाहर बुला लिया था ताकि वो अपने साथ ही धारा को अंदर लेकर जाए। मीडिया के कैमरे सेट हो चुके थे, पूरा फोकस मान और धारा पर ही रहना था सबका, और यही आदेश उनको मिला था। गाड़ी से उतरते ही धारा ने वापस अपना घूंघट डालना चाहा, तो सरस्वती जी ने उसे रोक दिया। चूनर को सिर पर सेट कर सिर्फ माथे तक आने दिया ताकि चेहरा दिखता रहे। मान और धारा के दोनों तरफ रघुवीर जी और सरस्वती जी चलने लगी, और पीछे ही विराज और सुमेर जी भी। सभी ने चेहरों पर मुस्कान सजा रखी थी। मान के लिए मुश्किल था तो उसने अपनी गर्दन ही झुका ली। ढोल बजवाते और फूलों की वर्षा करते हुए वो दोनों को हवेली के मुख्य द्वार तक ला रहे थे। धारा और मान का चेहरा अब टीवी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा था। दुल्हन बनी धारा का रूप मांग में भरे सिंदूर से दमकने लगा था, हल्का सा नाक पर भी गिरा था। गोरे रंग और लाल सिंदूर से चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई थी। इस वक्त धारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजना खूबसूरत थी, पर धारा भी कम खूबसूरत नहीं थी। वह अभाव में पली बड़ी थी, और अब तक भी उसकी कमाई उससे ले ली जाती थी। वह अपने कपड़े भी कम कीमत के लेती थी। अगर वो सही तरह से संजना की तरह पहनती होती तो संजना को पीछे छोड़ देती सुंदरता में। पर आज महंगे लहंगे और महंगी ज्वेलरी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। मान और धारा के साथ चलकर चारों मुख्य द्वार तक पहुंचे। परिणीता पूजा की थाली लिए खड़ी थी, और नीचे चावल का कलश और कुमकुम धुले पानी का थाल रखा था। पर अपने सामने द्वार पर देखकर सबकी मुस्कान गायब होने लगी थी। पर सामने वाले तो चारों मुस्कुरा रहे थे। ठहरो, रोबीली जोरदार आवाज के साथ ही सब कुछ थम सा गया। कलावती जी धारा को घूरती नसों से देखती हुई द्वार के आगे खड़ी थी। साथ में परिणीता और सुरेखा जी भी अचंभित से खड़ी धारा को देख रही थी। बाकी सभी का यही हाल था। दुल्हन की जगह धारा खड़ी थी। संजना कहाँ है? हैरत और गुस्सा दोनों ही कलावती जी की आवाज में झलक रहे थे। घर में लक्ष्मी आई है कलावती, सवाल नहीं, उसका स्वागत करो। रघुवीर जी ने कलावती जी को देखते हुए कहा, और सरस्वती जी को इशारा किया तो उन्होंने पूजा की थाली परिणीता से ले ली और द्वार पर आकर मान और धारा के सामने खड़ी हो गई। कलावती जी कुछ और बोलती, पर रघुवीर जी की आंखों के इशारे को समझकर चुप हो गई, पर फिर पीछे हट गई। धारा के स्वागत में उनकी कोई रुचि नहीं थी, बल्कि जो कुछ भी हो रहा था उसको लेकर हैरत और गुस्सा दोनों था। आखिर इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई थी सबने। आज अपना अपमान महसूस हो रहा था उनको, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ धारा लगी थी उन्हें। उनका परिवार भी इस समय वहीं खड़ा था और हैरत से सब कुछ देख रहा था, और कलावती जी की नाराजगी को भी समझ रहा था। पर इस समय सबने चुप रहने में ही भलाई समझी। जो भी बात है वो सबके सामने आ ही जाएगी। परिणीता ने भी माहौल को देखकर चुप ही रहना बेहतर समझा, और सरस्वती जी को मुस्कुराते देखकर वो खुद भी फिर से मुस्कुरा उठी। वरना संजना की जगह धारा को देखकर शौक तो उसे भी लगा था।
पर सभी को देखकर उसने बात बात के लिए टाल दी। पर दिल में खुशी तो थी धारा को देखकर। संजना उसे पसंद कभी आई भी नहीं थी। चावल का कलश गिराकर कुमकुम से भरे पांव के साथ धारा ने घर में प्रवेश किया और आज अधिकार और सम्मान के साथ वो अपने घर में आई थी। कितनी ही बातें उसके मन को भावुक कर रही थी, पर बताए किसे। अचानक ही तो सब कुछ मिल गया था उसे। उसके कदम के साथ कदम मिलाकर चलती मान की चाल अंदर आते ही तेज हो गई और फुर्ती के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए मान उन सब के बीच से निकल गया। किसी को पता भी नहीं चला। धारा को सिर्फ उसकी पीठ दिखी थी। इधर शिवाय का बुरा हाल था। अपनी जलती लाल आंखों से शिवाय धारा को देख रहा था, जो इस वक्त मान के साथ हवेली के द्वार पर खड़ी थी। संजना की जगह धारा को देखकर सभी शौक में थे, पर शिवाय के लिए ये थोड़ा सदमा था, जिसके साथ उसने अपने भविष्य के सपने देखे थे। वो किसी और के अर्धांगिनी बनी हुई थी। संजना कहाँ थी, इससे उसे मतलब नहीं था। पर धारा वहां क्यों थी, यह सवाल उसके दिल में तूफान की तरह उठ रहा था। मन किया कि अभी जाए और हाथ पकड़कर अपनी धारा को अपने साथ वहां से ले आए, पर किस अधिकार से। अब तो वो मान की पत्नी थी, उसके दोस्त की पत्नी, पर क्यों थी। ये सवाल अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बजने लगा। लग रहा था कि सिर फट जाएगा। उसकी पहली मोहब्बत थी धारा, वो लड़की जिसको देखते ही मन के अरमान जागे थे। इससे पहले कोई भी लड़की इस कदर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई थी। न जाने क्या था धारा में कि उसका सौम्य स्वभाव और सादे से रूप पर शिवाय मोहित हो गया था पहली मुलाकात में ही। और कब वो उसकी चाहत बन गई उसको पता ही नहीं चला। हाथ में बंधे उस घुंघरू की तरफ शिवाय की नजर पड़ी। दूसरे हाथ से उसे सहलाया और चूम लिया। प्यार तो तब भी तुमसे ही करूंगा, मन में सोच शिवाय अपने कमरे की तरफ चल दिया। शिवाय की मम्मी ने भी जब संजना की जगह धारा को देखा तो हैरान रह गई। उनका सिर झुकरा गया। पहली बार उनके बेटे ने किसी को पसंद किया था। कुछ टाइम से वो बहुत खुश था, पर आज जैसे उनके बेटे के सपने चकनाचूर हो गए। उनकी नजर शिवाय पर ही थी, जो जलती आंखों से शिवाय और धारा को देख रहा था। फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो भी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। उन्हें शिवाय के बिना बताए ही कुछ तो समझ आ गया था। 2 दिन से वो शिवाय और धारा को साथ देख रही थी, पर वो इस इंतजार में थी कि शिवाय खुद उन्हें धारा से मिलवाएगा। हालात को देखते हुए उन्हें निर्णय तुरंत ही लेना था, तो ज्यादा सोच समझ नहीं पाई। पर अब तो लग रहा था जैसे सोचों के समुद्र के अंदर ही डूबती जा रही हूँ। इधर कलावती जी कब की अंदर जा चुकी थी और कमरे में आकर उन्होंने अपना सामान भी पैक करना शुरू कर दिया था। वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। धारा तो उनको वैसे भी खटक रही थी आंखों में, और अपनी नापसंद लड़की को अपनी बहू के रूप में वो कभी स्वीकार नहीं करने वाली। तेजी के साथ उनके हाथ चल रहे थे जब कमरे में रघुवीर जी भी आ गए। बहन की नाराजगी का उनको पूरा अंदाजा था। मनाना भी जरूरी था, तो पीछे ही चले आए। गुस्सा हो, कलावती जी के करीब आकर उन्होंने कहा, आपको परवाह है क्या। कलावती जी का अंदाज भी वैसा ही था कहने का। रघुवीर जी ने कहा, नहीं होती तो आता नहीं, बैठो पहले बात तो सुनो मेरी। कलावती जी नाराजगी भरे स्वर में बोली, मुझे देर हो रही है, निकलना है अभी। उनको नाराजगी बहुत ज्यादा ही हो गई थी। रघुवीर जी ने उनको रोकते हुए कहा, ठीक है, पर मेरी बात सुने बिना जाने नहीं दूंगा। पहले पूरी बात सुनो, फिर जो मन में आए करना। कहकर उन्होंने कलावती जी का हाथ पकड़कर बेड के कोने पर बैठाए और खुद उनके सामने बैठ गए। और जो कुछ भी हुआ वो सब उन्होंने कलावती जी को बताया। पीछे खड़ी परिणीता और उसके पीछे खड़ी सुरेखा जी ने भी पूरी बात सुनी थी, और सबसे ज्यादा दिल इस वक्त उन्हीं का दुखा था। अपने किए का पछतावा तो उनको बहुत बार हुआ था, पर मान के साथ भी वही धोखा हुआ जानकर आज तो उनका मर जाने को मन हो रहा था। उनकी हरकत से सरस्वती जी और रघुवीर जी के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा आज उनको अच्छे से हो गया था। और मान, उसके बारे में सोचकर तो दिल ही कांप गया था उनका। मुंह पर हाथ रखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर उनकी नजर धारा पर गई, फिर ऊपर की तरफ देखा जहां मान का कमरा था।
वो मान के कमरे को बहुत देर तक खड़ी देखती रही, पर बहुत चाहकर भी उनके कदम मान के कमरे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। फिर वो सामने बैठी धारा के पास चली आई। धारा के पास बैठकर उन्होंने उसे गले लगा लिया और रुंधे गले से बोली, मेरे मान का ध्यान रखना बेटा। धारा अनजान सी बनी, बस उनको देखती रही, क्योंकि वो ना उनको जानती थी, ना ही उनके इस घर से जुड़े रिश्ते को। सुरेखा जी ने उसका माथा चूमा और उठकर चली गई। सुबह होने को थी, इसलिए परिणीता ने धारा को उसके रूम में ही पहुंचा दिया, जिसमें वो पहले से ही रहती थी, ताकि कुछ वक्त तक आराम कर सके दूसरे दिन होने वाली बाकी की रस्मों के लिए। इधर टीवी पर धारा के गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। साथ में मान भी खड़ा था। सरस्वती जी दोनों की आरती उतार रही थी और फिर चावल का कलश गिराकर उसको गृह प्रवेश करवाया। उसके साथ ही दोनों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए धारा को हवेली के द्वार से अंदर लिया। ये पूरा टेलीकास्ट टीवी पर चल रहा था और धारा का पूरा परिवार आंखें खोले बिना पलक झपकाए ये सब देखे जा रहा था। देखा, इसलिए जूते मार कर रखता था इस लड़की को मैं। घर से बाहर निकलते ही कांड कर दिया ना। नीलेश गुस्से में चीख रहा था। बाकी सब चुप होकर सब देख रहे थे, पर कावेरी जी ने रोना शुरू कर दिया। वैदेही भी गुस्से में बोली, वाह, देखा, मुझे कहती थी कि धारा को देखो, उससे कुछ सीखो। अब देखो क्या कारनामा किया है। हमें तो खबर भी नहीं की और शादी कर ली, वो भी इतने बड़े घर में। हम गरीब भाई बहन याद नहीं आए। वैदेही को मौका मिला तब पहली बार धारा को नीचे दिखाने का, पर उसकी बात सुनकर नीलेश बोला, तू चुप कर और आज से तेरा भी कॉलेज जाना बंद। नीलेश ने अकड़ते हुए ऐलान कर दिया और वैदेही का मुंह ही उतर गया। पर मैंने क्या किया है, मुझे क्यों रोक रहे हो? वैदेही चीखी तो नीलेश उसे मारने भागा, पर सोनल ने उसे रोक लिया। मयंक जी की नजर अभी टीवी पर ही जमी थी। आप क्या देखे जा रहे हो, बंद करो ये बकवास। नीलेश अकेला ही हंगामे मचा रहा था और पहली बार सोनल उसे रोक रही थी। वो नीलेश से बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सोनल अब नीलेश पर चिल्ला रही थी। नीलेश उसे घूरकर बोला, क्यों, दिमाग क्यों खराब होगा मेरा? सोनल बोली, देखो जरा अपनी बहन को ध्यान से। सोनल के कहते ही सब ने दोबारा धारा को देखा। अरे देखो तो कितना कीमती हार पहना हुआ है, और कानों में देखो कैसे बड़े बड़े झुमके हैं। मांग टीका, हाथ फूल ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे गहनों में लदी है। सोनल सबको बता रही थी और सब जैसे अब नींद से जागे हों। अरे और तो और डिजाइनर लहंगा तो देखो। वैदेही ने टीवी स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ा रखी थी, जो खुलकर गोल हो रखी थी, और रोती हुई कावेरी जी का रोना भी रुक चुका था और पूरा ध्यान धारा पर गया। बहुत कुछ था जो उनको अब समझ आने लगा था। पलंग पर सुकून से बैठे मयंक जी के चेहरे पर पहले से ही मुस्कान थी, क्योंकि जो उन्होंने पहले ही देख समझ लिया था उस पर अब सबका ध्यान गया था। जाने माने रईस अब उनके रिश्तेदार थे, और अब इस रिश्ते से उनको क्या फायदा होने वाला था, यही सोचकर उनके चेहरे की चमक और मुस्कान बढ़ती जा रही थी। धारा अपने रूम में थी। शादी को लेकर हर लड़की के अरमान होते हैं, उसके भी थे। उसने ज्यादा तो नहीं सोचा था कभी खुद को लेकर, पर ऐसा हो जाएगा ये तो कल्पना से भी परे था। मान के नाम की हल्दी मेहंदी लगी किसी सजना को थी, और सिंदूर उसकी मांग में सजा था। इतने बड़े खानदान में उसकी शादी हो जाएगी, क्या ये सब नसीब का खेल था? आईने के सामने खड़ी धारा खुद को निहार रही थी। किसी और के नसीब का सिंदूर उसकी मांग में सजा था। आज उसकी पहचान बदल चुकी थी। जब संजना को वंश की बाहों में देखा था तब मान के लिए उसे बहुत दुख हुआ था, और आज वो खुद संजना की जगह लेकर खड़ी थी। मान को जब संजना के बारे में बताया था तब वो उस पर कितना गुस्सा हुआ था, और अब वो क्या करेगा उनके साथ, उसे और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा वो? धारा का मन रुक ही नहीं रहा था। पता नहीं कितने सवाल उठ रहे थे दिल में। विचारों के बीच में ही फोन की मैसेज टोन बजी। विशाल का मैसेज था, घर में सबको पता चल गया है। धारा मैसेज पढ़ रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई, और धारा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसने दरवाजा खोला तो सामने परिणीता और विराज खड़े थे। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? परिणीता ने अंदर आते हुए उसे देखकर पूछा। तुम्हारे भैया को कुछ बात करनी थी तुमसे?
परिणीता ने विराज की तरफ इशारा किया जो दरवाजे पर ही खड़ा था। उसे देखते ही धारा ने अपने कंधे पर पड़ी चुनर को उठाकर वापस सिर पर रख लिया। शायद रिश्ते का लिहाज आने लगा था। भैया, अब वहां खड़े क्यों हो? विराज को दरवाजे पर ही देखकर धारा ने पूछा तो विराज बोला, मुझे लगा शायद तुम आराम कर रही होंगी, तो इसलिए यहीं रुक गया था। कुछ देर बात कर सकता हूँ तुमसे? धारा बोली। भैया, आप पूछ क्यों रहे हैं? आइए ना। विराज अंदर आ गया और बोला, ठीक, यहाँ बैठो। विराज ने उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने को कहा। विराज उसे देखकर बोला, पहली बात तो ये कि तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह ही रहोगी, इसलिए ये सब तो रहने ही दो। विराज ने धारा के सिर को ढकने को लेकर इशारे से कहा, जैसे पहले रहती थी वैसे ही तुम अब भी रहो, मेरी बहन बनकर। विराज की बात पर धारा मुस्कुरा दी। परिणीता इतरा कर बोली, पर मेरी तो देवरानी बनकर ही रहना, वरना मैं लड़ूंगी किससे? परिणीता ने अपने अंदाज में ही कहा तो विराज ने अपना माथा पीट लिया और धारा खुलकर मुस्कुरा दी। धारा, तुम्हें कहने और बताने की जरूरत ही नहीं है कि शादी कैसे हालातों में हुई है। पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि तुमने हम लोगों की इज्जत बचा ली और हमारा पूरा साथ दिया, वरना तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता। धारा बोली, भैया, अभी आपने मुझे अपनी बहन कहा है, फिर ये धन्यवाद क्यों? विराज बोला, ये तो जरूरी है और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा शेखावत परिवार तुम्हारा शुक्रगुजार है। बातें तो अब भी बन रही हैं, उसको मैं मना नहीं करूंगा, पर शादी होने से बारात खाली हाथ नहीं लौटी। लोगों को हम पर हंसने का मौका नहीं मिला। लोग शक कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, पर हमें बेइज्जत नहीं कर पा रहे हैं। जो वंश ठाकुर ने सोचा था वो तो नहीं हुआ कम से कम। धारा विराज की बातें सुन रही थी। पर धारा, अभी तुम्हारे लिए कई मुश्किल खड़ी होंगी, बहुत कुछ शायद तुम्हें झेलना पड़े, पर तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा ये परिवार हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। पता है कि हर लड़की के सपने होते हैं शादी को लेकर, और जिस तरह तुम्हारी शादी हुई है या हमने करवाई है, तुम्हारे तो सारे सपने ही टूट गए होंगे। धारा बोली, ये सब मैंने सोच लिया था पहले ही। हाँ, ये नहीं कहूंगी ऐसा कुछ नहीं है, या मुझे फील भी हुआ, पर ये मेरा डिसीजन था, पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया हुआ निर्णय। तो आप कुछ भी ज्यादा फील मत करिए। जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ है। अब बार बार आभार मत मनाइए। विराज एक गहरी सांस लेकर बोला, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर अभी आगे भी शायद और मुश्किल हालात बने, खासकर मान की तरफ से। जहां तक मुझे लगता है उसे ये शादी एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, और उससे भी ज्यादा जो धोखा उसे मिला है उससे उभरने में। हालात मुश्किल हो सकते हैं, पर तुम हिम्मत मत हारना। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस तुम अपना साथ मान के साथ बनाकर रखना। उसे इस रिश्ते के भरोसे और विश्वास पर दोबारा से यकीन दिलवाना पड़ेगा, जो बरसों से टूटता आ रहा है। ये आखिरी लाइन धारा को समझ नहीं आई। धारा ने असमंजस से पूछा, मतलब? धारा ने पूछा तो विराज ने सुरेखा जी के बारे में और उनसे रिश्ते के बारे में धारा को बताया। और अब तो वैसे भी पता चलना ही था। विराज बोला, हमारे लिए ये सब नया नहीं है धारा। हाँ, ये है कि तब इस तरह धोखा नहीं दिया था जैसे संजना ने अभी दिया है। इतना गंदा खेल नहीं खेला था उन्होंने। डैड से साफ साफ कह दिया था जो भी उनके दिल में था, और डिवोर्स मांगा था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। मान की जिंदगी में क्या क्या हो चुका है इसका अंदाजा भी नहीं था धारा को। धारा हैरानी से बोली, तो क्या संजना ने जो किया वो? ये देखो। मान ने धारा को वीडियोस दिखाए जो वंश ने मान के फोन पर भेजे थे। धारा ने अपनी नजर मोबाइल से हटा ली और मोबाइल को एक तरफ सरका दिया, फिर बोली, मुझे ये सब पता है भैया, मैं पहले ही ये देख चुकी हूँ। फिर धारा ने उन्हें सब बताया जो उस वक्त होटल में देखा था, और मान को बताया था ये भी बताया। विराज समझान कर बोला, शायद ये सब नसीब में लिखा था, तभी हम सब की आंखें बंद थी और वो इतना बड़ा धोखा कर गई। और अभी मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मान की है, कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा वो। धारा बोली, मैं कोशिश करूंगी भैया। विराज ने उसे मना कर दिया। नहीं धारा, यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम कोशिश नहीं करोगी। कोशिश हम करेंगे, कोशिश मान करेगा। जो कुछ भी हुआ है वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा भाई है, वो मुझे पता है वो ये कर लेगा, पर कुछ वक्त तो उसे लगेगा।
बस तुम उस वक्त तक थोड़ा सब्र करना। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, बल्कि पूरा परिवार ही तुम्हारे साथ है। तुम हिम्मत रखना। विराज धारा को समझाकर वहां से चला गया। चलो धारा, अब चेंज करके थोड़ा आराम कर लो, थक गई होंगी तुम। परिणीता ने धारा के लिए एक जोड़ा निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। आगे क्या होगा? क्या वंश संजना को धोखा दे देगा? अब संजना का क्या होगा? मान अब क्या करेगा? वो कैसे खुद को संभालेगा? क्या मान धारा को अपने जीवन में वो स्थान दे पाएगा जो उसने संजना को दिया था? शिवाय अब क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।